नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कार्यक्रम का आगाज़ साहिर लुधियानवी की इन लाइनों के साथ मैं करना चाहूँगी। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी। सन्नाटे के पीछ से जब जब एक सदा ये आएगी, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जी हाँ, यही बात आज राहुल गांधी ने तकरीबन अपने ट्वीट में कही है। उन्होंने टेलीग्राफ की एक न्यूज़ क्लिप शेयर करते हुए ये बताया है कि कैसे अब मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन के बाद कैसे अब आरएसएस की नज़र कैथोलिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी ज़मीनों पर है, जो कि लगभग ये बताई जा रही है, ऑर्गेनाइज़र के मुताबिक ये बताई जा रही है कि 7 करोड़ हेक्टेयर है, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कैथोलिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास है। और ये बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइजर के जो कि आरएसएस का वेब पोर्टल है उस पर इसको छापा गया है। टेलीग्राफ ने इसको अपनी न्यूज़ बनाया है और इसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट तो उन्होंने अंग्रेजी में किया है, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और टीम से कहूंगी कि वो ट्वीट भी दिखाए, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है, यानी कि एक प्रेसिडेंट कायम करता है। आरएसएस को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। ये कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से। और ये जो टेलीग्राफ की जो न्यूज़ है उन्होंने शेयर की है, जिसमें ऑर्गेनाइजर का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि कैसे अब वक्फ के बाद नंबर जो है वो ईसाइयों का है, यानी कि उनकी जमीनों पर अब बीजेपी और आरएसएस की नजर है। इसको लेकर संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और संजय सिंह ने लिखा है, मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है। देश के हिंदुओं सावधान हो जाओ, तुम्हारे मंदिरों की जमीनें भी राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों ने कब्जा कर रखी हैं। देखो, मस्जिद के बाद चर्च का नंबर आ गया है, अगला नंबर गुरुद्वारे का होगा, मंदिर बौद्ध और जैन धर्म की संपत्तियों का है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पर तुम खामोश थे, अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये सीधे तौर पर संजय सिंह और राहुल गांधी ने कहा है और ये बताने की कोशिश है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो मीडिया का एक धड़ा जो गुलाम बन चला है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल ये देखिए कि जो अमीरों ने जमीन हड़प रखी थी वक्फ की, उनसे छीनकर ये गरीबों को देने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अब उनसे जरा सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये कहने से पहले उन्होंने एक बार भी अपने गिरेबान में झांका। जो लिंच किए जाते हैं, क्या वो गरीब मुसलमान नहीं होते हैं? जिनके घर बुलडोज किए जाते हैं, क्या वो गरीब मुसलमान नहीं होते हैं? क्या उस घरों में रहने वाली औरतें, क्या वो गरीब औरतें नहीं होती हैं? क्या जिस तरह से लगातार खाने पीने, इबादत करने, हर चीज पर जिस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, या जिस तरह से उन्हें एक देश के दुश्मन, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की पूरी कवायद शुरू हो गई है, आखिर बीजेपी अपने मीडिया के जो एक तरह से उनकी पार्टी बना हुआ है उसके साथ मिलकर देश को किस तरह से भ्रमित कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन खेल जो है वो पूरा खुलकर सामने आ गया है। और अब आप ये देखिए, एक तरफ जहां इस्तीफों की झड़ी लग गई है, जेडीयू की मैं बात कर रही हूँ, एक के बाद एक कई नेता जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और कुछ नेता पूरी तरीके से नाराज हैं और ये लग रहा है कि ये सिलसिला लंबा चलने जा रहा है। और जेडीयू इसको लेकर कितनी नर्वस है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर वो बीजेपी के साथ नजर आई है, उसको इस साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में उसको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसीलिए अपने मुस्लिम नेताओं को बनाने की उसने कवायद शुरू की है। इसी सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन साफ तौर पर यह दिखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दबाव में करवाई गई थी और दिखावा था। जब वहां मौजूद पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन मुस्लिम नेताओं ने जो वहां पर मौजूद थे वो बचते हुए नजर आए और एक तरह से मुंह छुपाते हुए वहां से भागते हुए नजर आए। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि जेडीयू नर्वस है, नीतीश कुमार नर्वस है, उनको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई में
है नीतीश कुमार की चल भी रही है अपनी पार्टी में? क्या नीतीश कुमार वाकई अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं? खबर तो ये भी है कि ये बताया जा रहा है कि ज़हनी तौर पर वो फिट भी नहीं है, अल्जाइमर जैसी बात उनको लेकर कही जा रही है। तो क्या पार्टी जो है वो बीजेपी के कंट्रोल से चल रही है और जो कुछ वो चाह रहे हैं वो उनसे करवा रहे हैं? चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। चिराग पासवान ने बड़ी-बड़ी बातें की हैं, कहा है कि मुस्लिम भाइयों-बहनों की नाराज़गी मेरे सर माथे पर, लेकिन कहीं न कहीं तंज़िया अंदाज़ में भी उन्होंने कई बातें कही हैं। और चिराग पासवान के साथ भी जो मुस्लिम नेता हैं उनकी नाराज़गी भी सामने निकल कर आ रही है। वही आरएलडी की हम बात करते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर उनका एक प्रभुत्व है और लेकिन जब से वो एनडीए के साथ बीजेपी के साथ आए हैं जयंत चौधरी, तब से लगातार मुसलमान तो उनसे नाराज ही है, खासतौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो उनका नजरिया रहा है उसके बाद वहां पर भी नेताओं के इस्तीफे की शुरुआत हो चली है। तो आप ये देखिए कि एनडीए में एक तरह से हम कह सकते हैं कि दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये दरार इतनी बड़ी होगी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इसको लेकर कोई बड़ी खबर हमें सुनने के लिए मिलेगी? वहीं दूसरी तरफ डीएमके, उसके बाद कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी यानी कि अमानतुल्लाह खान, असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं क्योंकि अभी ये कानून नहीं बना है। द्रौपदी मुर्मू इस पर जब मोहर लगा देंगी उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ये तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या अब सड़क और सुप्रीम कोर्ट यही क्या आखिरी उम्मीद मुसलमानों के लिए बचे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो फरमान सुनाया है, अभी ये कानून बना भी नहीं है, उससे पहले ही जिला मजिस्ट्रेट डीएम्स को उन्होंने ये कहा है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको लेकर वो सर्वे शुरू करें और जो भी रजिस्टर्ड नहीं है उन संपत्तियों को कब्जे से हटाया जाए, उन संपत्तियों को एक तरह से सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही है। यानी कि जो मुसलमानों का डर है कि अब एक तरह से इन जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं जो किसी ने अल्लाह के नाम पर दान की हैं, अब उस पर सरकार अपना कब्जा करने जा रही है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए 2013 में 123 सिर्फ दिल्ली में ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी जो सरकार के पास थी और उसके बाद जाते जाते ये अमेंडमेंट लाया गया था यूपीए की तरफ से जिसको ये कहा गया था कि जो प्रॉपर्टीज है वो वक्त को वापस की जाए, हालांकि वो हो नहीं पाया। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अब इसके बाद नंबर ईसाइयों का है, फिर उसके बाद सिखों का होगा, जैन, बौद्ध, इन तमाम लोगों का क्या अब नंबर लगने वाला है और क्या आखिर में नंबर जो लोग फिलहाल खुश हो रहे हैं यानी कि बहुसंख्यक समुदाय, क्या उनका भी आने वाला है? चलिए तमाम मेहमान जो है, चार खास मेहमान मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जिनका अपना एक एक्सपीरियंस है इन तमाम मुद्दों को लेकर, मुखरता से वो अपनी बात को रखते रहे हैं। चारों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र शिरोन जी हैं। रविंद्र जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। शाहनवाज जी हैं मेरे साथ, बिहार और झारखंड की पॉलिटिक्स और देश की सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं। शाहनवाज जी, आपका भी इस्तकबाल। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ हैं। बिलाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, स्वागत। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और इन चारों में हम कहें तो वरिष्ठतम, या मुझे भी मिलाकर हम चारों में वरिष्ठतम हैं अनिल सिन्हा जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत में शाहनवाज साहब आपसे करना चाहूंगी क्योंकि बात यहाँ पर हम बिहार से शुरू करना चाहते हैं और फिर मैं जो संजय सिंह और राहुल गांधी ने कहा है उस पर मैं आऊंगी। क्या आपको वाकई में लग रहा है ये नाराजगी अब इतनी बढ़ गई है कि बिहार में आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार को भारी पड़ सकती है, और क्या इससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा आपने कहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जदयू की, बुशरा जी, जिसमें इनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो जदयू आपको नजर आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के जो चेहरे सामने थे उनमें अशफाक करीम, गुलाम गौस, ये जो लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे संवाददाता भी मौजूद थे, तो ये लोग इस मुद्दे पर लगभग खामोश रहे। और जो प्रवक्ता थी अंजुम आरा और कुछ लोगों ने इस पर पक्ष रखा कि नीतीश जी ने 5 जो मुख्य पॉइंट्स थे जिसको इन्होंने जेपीसी के समक्ष रखा था, ताकि वो शर्त रखी थी कि 5 पॉइंट्स पे अगर मानते हैं तभी हम उनका समर्थन करेंगे। हालांकि ये सारे पॉइंट्स जो इन्होंने रखे थे वो सारे आईवाश वाले हैं। उन्होंने ठीक से होमवर्क किया था कि नहीं, और इन दिनों नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चाएं हैं
कि वो अक्सर भूल जाते हैं। तो अब उन चीज़ों पर उन्होंने गौर किया था कि नहीं, पता नहीं कि उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान, मस्जिद और बहुत चीज़ों को इससे बाहर रखेंगे। लेकिन वहीं सबसे प्रमुखता से जो ट्रिब्यूनल को लेकर के कहा जा रहा है, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार कहें या ये कहें कि उन्होंने इसको वक़्त को ठीक से समझा नहीं है, कि ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, इस तरह की बातें। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो सभी जगहों पर है, आप किसी भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, लीगली तो वहाँ पर यही इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। वक़्त के लिए जो इन्होंने अपनी जो शर्तें लगा दी हैं, वक़्त को इन्होंने कहा कि धार्मिक ऐनक से आप नहीं देखा जाए। बिल्कुल ये भी इनकी नासमझी है, क्योंकि वक़्त का जो मामला है वो बिल्कुल सीधा-सीधी इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। जो लोग भी सामने आकर कह रहे हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म के कितने बड़े ज्ञानी हैं मुझे नहीं पता, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हों, उन्हें इस्लाम के बारे में कितना ज्ञान है ये इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। वक़्फ का मामला सीधा-सीधी वक़्फ जो आप भी समझ रही हैं कि जो प्रॉपर्टी को जो वक़्फ करते हैं वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पर और वेलफेयर के लिए किया जाता है। वहाँ पर कहीं वेलफेयर में डेफिनिशन नहीं दिया गया है कि वेलफेयर ऑफ ओनली मुस्लिम, वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी वो कह सकते हैं, इंसानों के लिए। और वक़्फ की प्रॉपर्टी में बहुत सारे बड़े-बड़े वक़्फ के जो है जिसमें चल रहे हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल है, वहाँ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे लोग जो भी हैं पढ़ रहे हैं, इलाज हो रहा है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आपने कलेक्टर को जो मुझे जो उसमें दिखलाया गया कि पहला तो एक है कि कलेक्टर को अधिक पावर दे दिया गया। कलेक्टर के ऊपर इतना विश्वास आपको है, और क्या कलेक्टर गलत नहीं कर सकते हैं? वो भी तो कई मामलों में देखा गया। हमारे यहाँ तो कलेक्टर मतलब जो हमारे कई जिलाधिकारी जमीन के मामले में जेल गए हैं। वो वक़्त की मामला नहीं जी है, वो सेना की संपत्ति को उन्होंने बेच दिया है। तो इसमें जो किरेन रिजिजू जी ने जो ये उनको जो अधिक ज़रूरत से ज़्यादा पावर दे दिया, उसका भी मिसयूज़ होगा, पहला। दूसरा ये है कि इसमें जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि पहले कहा जा रहा था कि इसमें किसी नहीं गैर खाऊंगा मुस्लिम को मुझे किधर आप शामिल एक नहीं, खा ले एक बच्चा खा ले आपने आपने कहा था कि किसी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं करेंगे, उसमें आपने उसको जी उन चीज़ों को शामिल कर दिया है। तीसरा तीसरा बिंदु जो तीसरे बिंदु पर जिसने आपने कहा कि आप वक़्फ़ करने से पहले 5 साल का मुस्लिम है कि 10 साल का मुस्लिम है, व्याख्या करने की एक नई बात आपने डाल दी है। चौथा ये है कि जो व्यक्ति वक़्फ़ अपनी प्रॉपर्टी को करना चाहता है, ये आप तय कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, और सभी ने इसका समर्थन किया है कि महिलाओं को का आर्थिक रूप से संपन्न होना और सशक्तिकरण के लिए सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, इवन हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले धार्मिक दृष्टिकोण से कहेंगे तो सबसे पहले इस्लाम धर्म ने कहा है, महिलाओं का अधिकार दिया है कि तुम्हारे साथ अन्याय होता है तो तुम अपने पति को छोड़ सकते हो। ये खुला का जो प्रावधान है किसी धर्म में नहीं था। हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, हम हिंदुइज्म की बात करें, हम जैनिज्म की बात करें, किसी धर्म में ये नहीं था कि महिलाओं को अधिकार नहीं था कि आपका विवाह हो गया तो मतलब आप जीवन आप उनके साथ आपको रहना। तो इस्लाम धर्म ने ये जी महिलाओं के लिए किया। इस्लाम ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया है। आपको बता दें कि आप महिलाओं की फिक्र थी तो आप जैसा कि मैं संजय राउत को कोट करूंगा कि इतनी ज्यादा चिंता इनको हो गई जितनी जिन्ना को भी नहीं थी। भाई आप आप धार्मिक दृष्टिकोण से आप महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। आपने हिंदू महिलाओं के लिए कितना अपने संपत्ति में क्या जो विवाद है संपत्तियों में आपने हिस्सेदारी की बात की होती, हिंदू ट्रिब्यूनल बोर्ड में भी चेंजेस लाया होता, तब ये कहा जाता है कि आप सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और जो भी ये तो एकदम इसमें कहीं कोई दो मत कोई दो राय नहीं है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि इस वक्त बिल के लाने का सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान होने जा रहा है तो जदयू है, और इसका इसके फायदा ऑब्वियसली इसको धार्मिक रूप से इसका ध्रुवीकरण करने का भाजपा प्रयास करेगी। तो भाजपा अपर हैंड जरूर हो बिल्कुल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी इस मामले इस बिल के आने पर पूरा देश ही, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश से जो हम लोगों को जो फीडबैक आ रहा है ये है कि नीतीश हम्म और चंद्रबाबू नायडू जो तेजस्वी जैसे लोगों के खिलाफ मुसलमान पूरी तरह से अब गोलबंद हो रहा है। बिल्कुल, गोलबंद हो रहे हैं और मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि इस बार इनको आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाया जाएगा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसमें अब कोई छिपी बात नहीं है क्योंकि नकाब जो है वो पूरी तरीके से उठ गए हैं। वही बीजेपी जो ये बात कर रही है कि कैसे ये गरीब मुसलमान और इन सब के लिए है, संविधान की, लोकतंत्र की दुहाइयाँ दी जा रही हैं। वहीं आप ये देखिए कि उसी एनडीए में शामिल जो पार्टी है, जो जिसमें जिसमें संजय निरुपम हैं, अब वो पहले कांग्रेस में थे, अब वो इधर चले गए हैं, वो ये
ये कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट किया गया तो जलियांवाला बाग को याद दिला रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर मुसलमानों के नरसंहार की बात वो खुले तौर पर कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये देश अभी भी संविधान से चलता है, ये देश अभी भी लोकतांत्रिक निजाम है यहाँ पर, और वहां पर एक नेता किस तरह की बदजुबानी करते हुए नजर आ रहा है। मैं आना चाहूंगी रविंद्र जी आपके पास, फिर बिलाल साहब आपके पास आ रही हूँ, फिर अनिल जी आपके पास। रविंद्र जी, जो राहुल गांधी ने कहा है और जो संजय सिंह ने कहा है, वही बात तो और तमाम लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही अभी आप ये इसलिए खुश हो रहे हो कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, लेकिन नंबर तो सबका आना है, क्योंकि यहाँ अभी हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर अपना सत्ता सुख जो है वो भोग रहे हैं। लेकिन क्या जो किसान बैठे हुए थे वो क्या मुसलमान थे? वो भी तो, उनमें से भी तो सिख और मुस्लिम और हिंदू सब थे। या उसके अलावा जितने भी कानून लाए जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो है, क्या उसका दंश सिर्फ मुसलमान झेल रहे हैं? तो ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि शुरुआत भरी ही मुसलमानों से की जा रही है, लेकिन नंबर सबका आएगा। क्या लोग इस स्थिति को समझ रहे हैं या आंखों पर पट्टी डाल दी गई है? आवाज बोलिए रविंद्र जी की। जी, आ रही है, आपके पास आ रही है। मैं कह रहा हूँ बुशरा जी, पहले तो नमस्कार सबको। ये बात तो नवाज देवबंदी साहब ने बहुत दिन पहले बोली थी, किसी को समझ ही नहीं आई कि नंबर तो सबका आएगा। भाई, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, अब मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर तो सबका आएगा। लेकिन ये बात क्या है कि ना तो नवाज देवबंदी साहब की बात किसी को समझ आई, और ना अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बात किसी को समझ आ रही है। ये तो आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो 2002 से समझ आ जाने चाहिए लोगों को कि भाई, जिस देश में जब दंगों को अगर ग्लोरीफाई किया जा रहा है और किसी व्यक्ति को अगर उसका नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो आप बताइए फिर संविधान के लिए उस जगह पर गुंजाइश कहां बची? और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए अब आपने एक और बात कही कि भाई इसका जेडीयू को नुकसान होगा, शाहनवाज भाई ने शायद कही। अब जेडीयू को नुकसान अगर होगा, अब जेडीयू देखो नुकसान होगा, हम और आप समझ रहे हैं, लेकिन जेडीयू नहीं समझ रहा क्या इस बात को? जेडीयू का वोट बैंक कितना है उस इलाके में, मुस्लिम अच्छे खासे मतदाता हैं, लेकिन जेडीयू उस बात को समझ नहीं पा रहा है। या तो जेडीयू ने इतिश्री कर दी कि भाई अब ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद जेडीयू नाम की पार्टी बचेगी नहीं, अब जो होना है हो जाएगा, अपना तो कोई नुकसान होना नहीं। और या फिर भाई फैसले ही अगर बीजेपी ले रही है उस पार्टी में, तो बताइए क्या तो नुकसान और क्या नफा। स्थितियां जो हो गई हैं, और वही स्थिति आप देखिए टीडीपी की, करीब 10% मुसलमान है वहां पर, और वो अच्छे खासे मतदान भी करते हैं इस पार्टी के पक्ष में, लेकिन वो लोग भी शांत हैं। और ऊपर से आर्ग्यूमेंट देखो, आर्ग्यूमेंट भी वही दे रहे हैं जो बीजेपी भी नहीं दे रही है, उससे भी ज्यादा अपने आप को हिंदू परस्त पार्टी बनाने के लिए उनके आर्ग्यूमेंट है। पार्लियामेंट के भाषण सुनो और उसके बाद उनकी जो बाइट्स हो रही है, या हम लोग पत्रकारों से वो बातचीत करते हुए बोल रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स हम लोग इस वक्त देखने को आ रही है। और लेकिन उसके बावजूद ये चिंता नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो ये करती हैं, और हम लोग ये कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अपने लाभ के लिए कर रही हैं और जमीन को हड़पना चाहती है। तमाम बातें आपकी सही हैं, क्योंकि अगर सरकार को वाकई में सरकारी संपत्ति या सरकारी जमीन की चिंता होती, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आर्मी की जमीन को बचाने की कोशिश करते। करीब कम से कम 15,000 एकड़ जमीन तो आर्मी के लोग आज भी कब्जा करके बैठे हैं, और उसके लिए तो कितनी तरीके से कोशिश की गई है। और आप किसी गली शहर में नुक्कड़ में निकल जाओ, हर सरकारी जो गली है उस गली पर एनक्रोचमेंट किया हुआ है, हर दुकान के सामने लोग एनक्रोच करके बैठे हैं। तो वो चिंता तो नहीं है, वो चिंता तो केवल वोट की है। जितना ध्रुवीकरण होगा उतना उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट हासिल होगा, इसके अलावा इसमें कुछ और पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरह से इस बात को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक सेक्युलर फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया था, अब वो कितना रह पा रहा है। देखिए, हाउस के अंदर ये बड़ी, मुझे लगता है बड़ी पॉजिटिव मैं इस बात को देखता हूं कि इंडिया गठबंधन जिस काम के लिए बना था वो काम वो कर रहा है। चुनाव में हार जीत तो अलग बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लोकसभा चुनाव में जो सांसद चुनाव जीत के आए, उनके मुख्य मुद्दों पर एक राय है, उनमें कोई अंतर मुझे दिखता नहीं है। देखिए, छोटा मोटा तो हर पॉलिटिकल पार्टी अलग है, एनसीपी के अपने हित होंगे, तृणमूल कांग्रेस के अपने हित होंगे, तो वो जाहिर है अपने अपने हितों को प्रायोरिटी देंगे अपने क्षेत्र में। लेकिन
अधिकतर अगर आप देखेंगी तो संसद के भीतर उनकी एकजुटता हम लोगों को दिखती है जब भी कोई इस तरह का बड़ा मसला आता है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जनता इस बात को समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही, क्योंकि आज जब अगर एक समाज को, या स्पेसिफिकली कहें तो अगर मुस्लिम समाज को किसी पॉलिटिक्स ने कॉर्नर कर दिया है तो उसकी आंच से बचे तो सिख और क्रिश्चियन भी नहीं है। बस देर सवेर जी की बात है, देर सवेर की बात है कि कब उनका नंबर आएगा, नंबर आना है। हम्म, आज आज ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इतनी हितकारी हुकूमत इस देश में है जो सबका विकास करती है, तो क्या जरूरत पड़ गई जिस बिहार में 6 महीने के बाद चुनाव है, उसी बिहार में बोध गया में छोटा सा बोध समाज जो है वो अनशन कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी भी मांग मान लो, ये जो बोध गया का टेम्पल से बड़ा तो हमारे लिए कोई सेंक्टोरम नहीं है, उसका प्रबंधन की जिम्मेदारी हमको सौंप दो, नहीं दे रहे। वही स्थिति जैन समाज की है। जैन समाज का जो गुजरात में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पहाड़ों में वो मंदिर है, उस मंदिर पर वो कह रहे हैं कि हमारा हमको कब्जा दे दो। और ये स्थिति कब है आप देखिए, ये स्थिति तब है, इस देश का गृह मंत्री जैन है, लेकिन जैन समाज से ज्यादा उनके लिए राजनीति महत्वपूर्ण और पॉलिटिक्स किस तरीके से हो उसको दिखाने के लिए ध्रुवीकरण होना चाहिए। और इसलिए वो अपने आप को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि अगर गिरनार का टेम्पल है, वो गुजरात में गिरनार का जो टेम्पल है उस पर जैन समाज चाहता है कि उनका अख्तियार है, क्योंकि जैन समाज का मंदिर है, लेकिन प्रबंधन उनके पास नहीं। तो ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा अब ध्रुवीकरण हो गया है बुशरा जी, जनता को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। जब तक उसको समझ नहीं आएगी तब तक देखिए हम और आप तो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना कर रही हैं, लेकिन आज भी जनता के बीच में वो समझ मुझे समझ नहीं आ रही क्या रीजन है, वो डेवलप होने में मुझे लगता है और टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। और लग रहा था बीच में शायद थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, खासतौर पर लोकसभा के बाद, लेकिन वो जैसे ही 240% थे, उन्हें लगा कि हमारी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई। और यही वजह है, अब आप ये देखिए कि चाहे फिल्मों के जरिए, चाहे त्योहारों के जरिए या किसी और के जरिए, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो पूरे अपने चरम पर है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर जिस तरह से अपनी छाती ठोकी जा रही है, और अब तो इस पर भी अभी संतुष्टि नहीं है उस समाज को जो बीजेपी आरएसएस को वोट करता है। वो कह रहे हैं पूरी तरीके से इस बोर्ड को ही आप खत्म कर दीजिए, इसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, यही क्यों आपने छोड़ दिया। तो यानी कि वो जो लालच एक तरह से है वो खत्म नहीं हो रहा है, अभी उनको तसल्ली नहीं हुई है। बिलाल सब्जवारी जी, आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू, आरएलडी या फिर लोजपा की हम बात करें, टीडीपी की हम बात करें, क्या उनके लिए मुसलमानों का वोट इतना मायने रखता है कि वो कोई बड़ा फैसला ले? या आपको लगता है कि उनको लगता है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर साठगांठ करके हमने तो इस तरह से कर लिया है कि, और मोदी जी और अमित शाह जी ने उन्हें पूरा भरोसा दे दिया होगा कि उनको लग रहा है कि जरूरत ही नहीं है? क्योंकि अगर वो मुस्लिम वोट बैंक से बाकायदा तौर पर उस तरह से डर रहे होते तो वो वोट नहीं करते, और अगर वोट वो उधर करते तो वक्फ अमेंडमेंट बिल ही पार्लियामेंट में गिर जाता। देखिए, काफी संजीदा मसला है। सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वक्फ बिल को लेकर, इस सरकार ने इसको इस पर कोई मैंडेट तो लिया नहीं था लोकसभा चुनाव में, न ही वक्फ जैसा बिल लाकर उनके राइट्स को छीनने के बारे में उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, ट्रिपल तलाक का सवाल है, आर्टिकल 370 का सवाल है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर एजेंडे में शामिल रहे हैं, उनके समय समय पर घोषणा पत्र में शामिल रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति करती थी तो इस तरह के एजेंडास को वो एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया करती थी। ये जो वक्फ अमेंडमेंट पर या वक्फ लैंड पर जो इतना बड़ा कदम उठा लिया है सरकार ने, ये तो साफ साबित करता है कि भारतीय लोकतंत्र के साथ एक धोखा किया है, क्योंकि इस पर कोई मैंडेट तो है नहीं कि आप
कोई मैंडेट जनता का तो नहीं लिया आपने। कोई मुसलमानों को छोड़िए, आपने हिंदू का कौन सा मैंडेट ले लिया इस पर? आप बताते हम ये करने जा रहे हैं तो पता लगता है कि हिंदू आपसे कितना सहमत है, नहीं सहमत। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अलाइज का सवाल है, चाहे उसमें आरएलडी है, चाहे जनता दल यूनाइटेड है, चाहे टीडीपी है, एलजेपी है, ये धोखा सिर्फ माइनॉरिटीज के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर धोखा किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि ये दल, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एज ए सहयोगी दल ज्वाइन किया था तो इनको नोटिस में ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बिल ला रही है, ना ही इनके एजेंडे में था। ये कहिए कि ये तो सारे के सारे दल ट्रैप हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इन अपने सहयोगी दलों को ट्रैप किया है, इन सहयोगी दलों को अंदर से डिफेक्शन कराया है, इन सहयोगी दलों को अंदर से तोड़ा है, इनको कमजोर किया है, तब जाके ये बिल लाए। तो माइनॉरिटीज के साथ जो होता है वो तो सब दुनिया जानती है। वास्तव में तो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने अपने सहयोगी दलों के साथ धोखा किया है बहुत बड़ा, कि बिना बताए, बिना एजेंडे में रखे, बिना जब उनसे समर्थन ले रहे थे उनको ये नहीं, उनके नोटिस में नहीं लाया कि हम आने वाले समय में हमारा अंदरूनी छुपा हुआ एजेंडा ये है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। मुसलमानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो मेरे ख्याल है हिंदुस्तान में अब इशू नहीं है। वो तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को मार रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इन सहयोगी दलों को ही समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस दल को ज्वाइन कराती है उसको मार देती है। शिरोमणि अकाली दल को आप देखिए किस तरह से किया, शिवसेना को आप देखिए किस तरह से किया, शिवसेना शिंदे को आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं। आप देखिए टीडीपी के साथ भी यही हशर कर दिया, जनता नीतीश के साथ भी यही हशर कर दिया। आपका रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ ये हशर कर दिया, जयंत चौधरी के साथ ये हशर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में वक्फ बिल की आड़ में क्षेत्र के अंदर जो अपने सहयोगी दलों था उनकी हत्या कर दी राजनीतिक, और एजेंडा अपना अपना लिया। ये बुनियादी एक सवाल खड़ा है। अब रहा सवाल जी कि साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को राइट छीन लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच में तो ये आंकड़ा 36 का रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रहेगी, वो इस एजेंडे पे कायम रहेंगे। अब जो इस्तीफा दे रहे हैं जो नेता या कुछ नहीं दे रहे, दरअसल ये इशू लीडरशिप का इशू नहीं है, ये इशू कम्युनिटी का इशू है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का इशू है। कोई इस्तीफा दे या न दे, माइनॉरिटी कम्युनिटी को उस पार्टी का बायकॉट करना चाहिए, साथ ही साथ उस पार्टी के अंदर जो माइनॉरिटी लीडरशिप है उसका भी बायकॉट करना चाहिए, उनका सामाजिक बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से ये आगे लाके खेलते हैं। तो माइनॉरिटी लीडरशिप को बहुत सोच समझकर वो जनता दल यू, आरएलडी, टीडीपी, एलजेपी का तो बायकॉट कर ही रहे हैं, वो तो करना भी चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो मुसलमान मौजूद है उनका भी सामाजिक बायकॉट करना चाहिए मुस्लिम समाज को, और उनसे अपने रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए, क्योंकि ये वक्फ बिल मुसलमानों के जहन और दिल के बहुत करीब है। ये मुसलमानों के वजूद से जुड़ा हुआ बिल है, मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ बिल है, मुसलमानों के धार्मिक अस्तित्व से जुड़ा बिल है। तो ये इसकी एक लार्जर डायनेमिक्स है। साथ ही साथ देखिए 9 लाख एकड़ भूमि है पूरे वक्फ की। तो जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे तो क्या आपने इन सहयोगी दलों को बताया था कि सब हम आने वाले समय में इतना बड़ा डिसीजन लेंगे? साथ ही साथ आने वाले इस बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नंबर 2 का जो चेहरा है अमित शाह जी, मोदी जी ने उसको भी आगे बढ़ा दिया है। आप देख रहे होंगे कि पूरे वक्फ बिल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खामोश रहे और अमित शाह ने इसको पूरा लीड किया और पूरा इसको आर्गुमेंट किया। ये बता रहा है कि पोस्ट मोदी जो पॉलिटिक्स होगी उस चेहरे को मोदी जी ने अपनी मौजूदगी में आगे बढ़ा दिया,
अब बता दिया कि योगी नहीं है, मेरी पहली चॉइस अमित शाह है, जो हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे को लेके आगे चल रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने भी मोदी को कह दिया वो उत्तर प्रदेश में रिपीट करेंगे, कोई दिल्ली में रिपीट नहीं करेंगे, वो यूपी तक ही रहेंगे, यहां तो मैं हूं। तो ये बहुत सारी डायनेमिक्स हैं। और साथ ही साथ रहा मुस्लिम रिफॉर्म का सवाल, तो मुस्लिम रिफॉर्म जहां तक सवाल है तो मुसलमान सक्षम है अपने यहाँ रिफॉर्म करने के लिए, मुसलमानों को किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। मुस्लिम कौम अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी कौम है, उसे हर चीज का पता है। ये जो परसेप्शन की जो लड़ाई बना दी इन्होंने टेलीविजन मीडिया में कि हिंदू मुस्लिम, इसको काउंटर करने के लिए जितनी भी बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाली जो क्षेत्रीय दल है उनको बैकवर्ड एजेंडे को बहुत अपना फ्रंट स्टेज पे लाना चाहिए। वो वहां पर मुझे थोड़ी चूक होती नजर आ रही है। जब तक आप खुलकर बैकवर्ड पॉलिटिक्स को आगे नहीं लाएंगे, आपने देखा होगा स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि मठ का 680 किलो सोना गायब हो गया। तो किस पर इशारा कर रहे थे? तो सरकार की तरफ इशारा कर रहे थे। तो यहाँ तो भूमि जा रही है, वहां मंदिरों का सोना भी गायब हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप गरीबों में बांटना चाहते हैं, कल को कांग्रेस भी कहेगी कि जितनी भी मंदिरों की संपत्ति है, कल को बैकवर्ड पॉलिटिक्स के लोग कहेंगे जितनी भी मंदिरों की संपत्ति है, सोना है, इसको भी बैकवर्ड में, दलितों में, आदिवासियों में बांट देना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा गरीब है। तो या उसे राष्ट्र की संपत्ति बना देना चाहिए। तो ये आसान नहीं है। आप सत्ता की शक्ति के माध्यम से जो राजनीतिक आक्रमण कर रहे हैं देश के लोकतंत्र पर, यह आने वाले समय में इसका भारतीय जनता पार्टी तो खमियाजा भुगतेगी, क्षेत्रीय दल भी खमियाजा भुगतेंगे। और साथ ही साथ आपको ये चीज समझने की जरूरत है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जिस डायनेमिक्स में भारतीय जनता पार्टी लेने जाती है, वो दलित पिछड़े आदिवासियों के जो अधिकार है, उनके अधिकारों को हिंदू मुस्लिम राइट करके उनको अधिकारों पर डाका डालना चाहती है। बुनियादी पहलू ये है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में ये कहा था कि आप वाकई में अगर हिंदुओं के इतने हितैषी हैं, आप बात करते हैं दलितों के उत्थान की और सब तरह की बातें आप करते हैं, तो क्यों नहीं आप जो मंदिर ट्रस्ट है या इन सब में आप 80% आरक्षण दे दीजिए उन लोगों की जिनकी आबादी 80% है। तो जाहिर सी बात है इस पर तो वो चुप हो जाएंगे। अनिल सिन्हा जी, आप इस सबको कैसे देख रहे हैं? बुशरा साहबा आरक्षण क्यों दे दें? बुशरा साहबा आरक्षण क्यों दे दें? आप बताइए, उनकी संपत्तियों को इन दलित पिछड़े गरीबों में बांट दें। जिस तरह से आप वक्फ की संपत्तियों को मुस्लिम गरीबों में बांटने की बात करते हैं, उस संपत्ति को हिंदू गरीबों में बांट दो, खत्म हो गई बात। आरक्षण तो बहुत छोटी सी चीज है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अनिल सिन्हा जी, आप कैसे देख रहे हैं जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का रवैया? आरएलडी की बात मैंने की, लोजपा से भी इस तरह के स्वर आ रहे हैं, टीडीपी से भी उठने लगे हैं, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो रुख करने की बात अब पार्टीज कर रही हैं, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल जो लोग हैं वो भी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अब कर रही हैं। क्या इससे कोई उम्मीद बढ़ है, या आपको लगता है कि अब हो गया तो हो गया, या फिर आपको लगता है इसे किसान बिल वापस हुआ, सीएनआरसी ठंडे बस्ते में गया, लेटरल एंट्री, इस तरह से और भी कई कानून हैं वो हमने देखे कि वापस सरकार को लेने पड़े? क्या वक्त पर ऐसा होता आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तो एक तो पहले तो जो क्षेत्रीय दल के बारे में आपने बताया है उसके बारे में बात कर लें। ये लोग, ये सब, ये दल, इन लोगों का आप इनका ग्राफ देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने, जिसको कहता है कि जो रिकॉन्साइल करना, जो है आपकी स्थिति उसको मान लेना। आप देखिए जेडीयू कितना घट गई है। राष्ट्र वो तो किसी तरह बच गया, जयंत चौधरी किसी वजह से बचे, आपको पता है। तो वो जो है, वो इन लोगों ने अपना फेट को, जिसको कहता है कि इसको मान लिया है कि यही मेरा भाग्य है। इन लोगों से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकती। वो अभी जस्ट आया है, बहुत लंबे समय के बाद चंद्रबाबू नायडू आए हैं। वो अभी लूट जो है उनका कंपनसेट करना है उनको। बैकलॉग जो बचा हुआ है भ्रष्टाचारी में नंबर 1 में से जो सब है उसमें से एक है जो चंद्रबाबू नायडू। तो वो जो है सो उनको लेना है, अब पैसे लेने हैं, अमरावती कैपिटल बनाना है, सब ठेकेदार, और वो उनकी कंपनी भी है मेरे ख्याल में, जो उनकी ये नागार्जुन क्या नाम है उस कंपनी का, वो शायद उन्हीं का है, क्या कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू का। तो पूरा परिवार, ये लोग व्यापारी परिवार हैं, ये तो इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते।
और उनको जयंत चौधरी के बारे में आपको पता ही है कि अजीत सिंह चरण सिंह ने जो एक ताकत, जो जाट का कितना ताकत है, लेकिन उसको एक नेशनल लेवल का लीडरशिप दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है उन्होंने एक तरह का बनाया, एक बड़ी लीगेसी बनाई, उसको ध्वस्त किया अजीत सिंह ने। उसके बाद अब बचा खुचा ये खत्म करेगा। तो इन लोगों से कुछ उम्मीद करना कि इनका वोट बैंक निश्चित तौर पर जाएगा। इस बार जीत के कुछ नहीं आने वाले हैं, जेडीयू की वजह जाएगा। और ये जो हत्या करने की बात कही, सही कहा, ये लोग मान चुके हैं, इन लोगों ने अपना सर जो है दे दिया है उसको, क्या कहते हैं, कातिल के ये में कि हमारा मुंडी उड़ा लो। तो वो जो है वो तो कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार तो बाकायदा प्लेट में दे रहे हैं, दूसरा लोग सर काट के ले जाता है। वो तो इनका वो अपना खुद ही वो प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने। तो इसीलिए इनके कोई चांस नहीं। ये सब जो जेडीयू नेता है वो निश्चित तौर पर फेक है सब। ये मैं सहमत हूँ जेडीयू के लीडरशिप से कि वो कह रहा है कि सब रिजिग्नेशन फेक है। ये लोग अभी तक क्या कर रहा था, ये क्या उनको पता नहीं था कि ये जाने वाले हैं? ये सब का कोई आधार भी नहीं है। जितने नाम आ रहे हैं इन पर कोई भरोसा मत रहो। ये 7 छोड़ दिया, आप बोल रही हैं, कोई कह रहा है 10 छोड़ दिया, इससे कुछ, ये सब फेक है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। कई को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, इसीलिए उसके बारे में आप जाने दीजिए। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब ऐसे इधर उधर करते रहेंगे। हाँ, ये है कि ये लोग समय देख लिया है कि मुसलमान अब जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है, तो ये लोग बदल लेंगे। ये लोग जाएंगे आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाएंगे। वो हो गया, मतलब अब ये पक्का हो गया कि जेडीयू हो या आरएलडी हो। चंद्रा बाबू का अभी मामला अलग है। चंद्रा बाबू नायडू अभी भी खेल सकते हैं, उनके पास कई तरह के तरीके हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में, या जो चिराग पासवान है, ये लोग ये सब मान चुका है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं रहने वाला है। काफी कठिनाई होगी, ये बात पक्की है। अब आते हैं क्या कि ये जो आप बोल रही है ना कि ये क्या कहते हैं ठंडे बस्ते में, ये सब नहीं है। उनको अभी ये लड़ाई लड़ानी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्प्यूट कराना है। देखिए, लैंड चाहे मठ का हो चाहे वक्फ का हो, ये डिस्प्यूटेड है हर जगह, इसमें कोई डाउट नहीं। वो जिले जिले में चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो। वक्फ से बेहतर बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर करवा दिया, उसके बाद रामनवमी ले गए, महाकुंभ, फलना क्या क्या सब करके देख रहे हैं। लेकिन वो जो डिवीजन है लोकल लेवल पर, वो डिवीजन नहीं बन पा रहा है। वक्फ एक ऐसा मामला है जिसको लोकल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो वो जो है, इसके लिए वो इसको चलाएंगे। इसकी टाइमिंग के बारे में आप लोग कोई किसी ने नहीं बोला, और कल से मैं कई 1-2 चैनल पर बोल चुका हूँ कि ये जो है टाइमिंग देखना चाहिए। 2 अप्रैल ही क्यों, 2 अप्रैल को क्यों चुना उन्होंने? 2 अप्रैल को ट्रम्प का आने वाला था। टैरिफ के दिन भर बताइए, बजट का भी दिन भर कोई कवर नहीं किया है कोई मीडिया ने कभी। बजट का भी मैं देखता हूँ कुछ दिखाया, उसके बाद किसी का भाषण, अब पूरा का पूरा बजट पर भाषण नहीं दिखाता है। लेकिन पूरा का पूरा लाइव हुआ 2 दिन, और मतलब 2 तारीख को पूरा, करीब 3 तारीख को भी। ये क्या है? ये है पोलराइजिंग एजेंडा रखना था, क्योंकि ट्रम्प के सामने हम, जैसे नीतीश कुमार ने अपना सिर दे दिया है मोदी जी के हाथ में, उसी तरह ट्रम्प के हाथ में अपना सिर, ये सिर रखने का मामला जो है कि टोपी अपना कदमों में रखते हैं, वो कदमों में टोपी रखने का मामला यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुआ है और ट्रम्प तक जाकर रुकता है। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, इस पूरे दृश्य को, तब तक आप नहीं समझ सकती, क्योंकि वो ट्रम्प के सामने दे दिया है। पूरा ध्वस्त होने वाला है इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को उसने चैलेंज किया है। और सब छोटे छोटे देश, कोस्टारिका, क्या कहते हैं, मैक्सिको तो बड़ा देश है, वेनेजुएला, जो जिस कंट्री का आबादी हमारे कई डिस्ट्रिक्ट से छोटी आबादी है, वो जो है वो सब उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। अपने मन से कैसे तुम अपना टैरिफ, जो भी बिजनेस टैरिफ तय होता है 2 कंट्री के बीच में, बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए तय होता है। आप इस तरह से इसको नहीं बोल सकते कि हो गया, हम आप कल से आपको 15 क्या कहते हैं, ये बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं और सॉवरेन कंट्रीज के बीच में एक सहमति बनती है कि हम आपके अमरूद पे इतना टैक्स लगाएंगे और हमारे आम पर आप इतना टैक्स लगाइएगा, और ये ऐसे जाएगा, इसका टैरिफ ये होगा, इसका कस्टम ड्यूटी होगा। वो उसने सॉवरेनिटी चैलेंज किया और
यूरोप बोल रहा है, जो कनाडा को तो खैर दवा ही कर रहा था, सब लोग जो उनके इलाज है वो बोल रहे थे। हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हम लोगों ने 2 तारीख से जो पूरा वर्ल्ड ट्रंप को डिस्कस कर रहा है, हम उस सप्ताह भर पहले सप्ताह भर बाद वक्त से अपना मारामारी करते रहेंगे। इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है? एक तो और है। दूसरा, आपने ये जो क्रिश्चियन लैंड की बात कही, क्रिश्चियन लैंड वाला वो जो आरएसएस ये कहते हैं ऑर्गेनाइजर में जो ये है खबर है, उसको उन्होंने डाउनलोड का भी लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसको अपने वेबसाइट से हटा लिया है। इसीलिए हटा लिया है कि वो केरल में क्रिश्चियन कैथोलिक्स जो क्या कहते हैं ये, और उनके बीच में फाइट कराना है उनको, वहाँ क्रिश्चियंस के बीच और मुसलमानों के बीच में, क्योंकि चेरई और मन्नामम क्या जगह का नाम है, वो जो है वहाँ पर 600 फिशर मतलब ये क्या कहते हैं मछुआरों की, क्रिश्चियन मछुआरों का ये है, जो उनका लंबा झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े पर उस पर लेख उसमें आरएसएस ये ऑर्गेनाइजर में भी खबर है, वो रोज कई दिन से छाप रहे हैं कि वो जो है क्यों नहीं बोलती क्या कहते हैं प्रियंका गांधी। तो वहाँ क्रिश्चियन में, वहाँ क्रिश्चियन एक और खबर आई है कि 50 क्रिश्चियंस जो है उन्होंने ज्वाइन किया है इसको। तो अभी वो क्रिश्चियन वाला मुद्दा उसको उन्होंने डाउन प्ले किया, अभी निकाल लिया। जैसे ही टेलीग्राफ में खबर आई है वो उन्होंने हटा लिया है। मैंने एक्सेस करने की कोशिश की, अगर हो सकता है कि मेरे प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने देखा बाकी खबरें आ रही है, वो निकाल लिया। उन्होंने लिखा कि ये पेज एक्सेसिबल नहीं है, तो वो खबर निकाल लिया। अभी उनको क्रिश्चियन क्या कहते हैं मुसलमान करवाना है केरल में, तो अभी उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता किसकी है मालूम है? सबसे बड़ी चिंता जैनियों की है। मेरे पास 2-3 पोस्ट मतलब लोगों ने भेजा है व्हाट्सएप पे कि जैन के जो ट्रस्ट हैं उनको डर लग रहा है कि अगर हाँ मुसलमान तो इतनी बड़ी संख्या में भी है, हमारी तो कोई संख्या भी नहीं है, अगर हम पर ये आ गए तो हमारा क्या होगा? या ऐसा सिख लोगों को भी होगा, उनके पास तो लंबे समय से ये प्रॉब्लम है। पूरा अकाली आंदोलन जो है गुरुद्वारा के प्रबंधन को लेकर के है, तो वो जो है अगर वो वहाँ एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? और मठ कबीर बहुत मठ है जिनका की प्रॉब्लम है, तो वो उनको चिंता, सबको चिंता हो रही होगी। ये जो मुसलमान नेता इसको मुस्लिम वर्सेस हिंदू करना चाहते हैं, उनको भी कंडेम करिए। ये मामला है जो सामुदायिक संपत्ति है उसको छीनने किया, जिसको कि अडानी अंबानी को देना है या लूट लगाना है या लोगों को बीच में बंटवारा करवाना है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, पहले से चल रहा है गया में, तो क्या बोध गया में। तो ये मामला है कि जो रिलीजन है या जो सोशल सोसाइटी है उसकी संपत्ति को कॉर्पोरेट को देना है, उसको छीन लेना है। ये लड़ाई उसकी है, और ये मुसलमान जो ओवैसी इसका नेता ना बने, ये मैं आप लोगों को भी वार्न करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उत्तेजित होने लगते हैं। ये मूर्खता ना करे मुस्लिम इंटेलिजेंसिया, उसको इस मुद्दे को बनाना चाहिए सामुदायिक जो क्या कहते हैं संपत्ति का अपहरण और इसका लूट के बारे में है भी नहीं वो मसला। और इसमें ये जो लगा है, इसीलिए वो ये जो उसमें जो प्रावधान है कि जो आदमी 5 साल से मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, वही करेगा। ये इसीलिए है ताकि मुसलमान को टारगेट करने के लिए। वो तो है ही कि मुसलमान को मार्जिनलाइज करना है, उनको धर्म से भी ये करना है, उनको पैसे से बर्बाद करना है, उनको किसी तरह से धकेल देना है बाहर समाज से, ये तो है इरादा। लेकिन यहाँ तक ही नहीं है। और वो जो कहा ना कि कल हम पे भी लोग हम आएंगे, जो रविंद्र जी ने कहा, तो हमारा नंबर भी आएगा। वो जो है नंबर आएगा सबका, ये बताने का है। और ये सब जो फेक मुसलमान लीडर्स है ना, कंडेम देव, वो लोग कर क्या रहा था अभी तक भाई? वक्त का बिल तो कई दिन से है, तो उसको आप कंडेम करिए। इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। जेडीयू को छोड़ भी दें रहे, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। मुसलमान वोट ही नहीं करेगा जेडीयू को। अब आना क्या कहते हैं, ये वोट करने वाला है जयंत चौधरी को। तब उनको क्यों, इन लोगों को क्यों शहीद बना रहे हैं? नाखून कटा के शहीद बनना चाहता है ये सब फ्रॉड लोगों को भी आप कंडेम करिए। इन लोगों ने ये मुसलमानों की ये हालत की है, एक पॉलिटिक्स के रूप में नहीं रहने दिया है। ओवैसी, अबू आसिम आजमी, ये सब फ्रॉड है। इसके बारे में लोगों को बताइए। बिल्कुल आपने सही बात बोली है।
और ये लोग अब तक कहाँ थे और अब तक कहाँ खामोश थे, खासतौर पे जेडीयू के नेता, उनके पर। रविंद्र जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, बहुत क्विक कमेंट्स लूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, दो लाइनों में। और शुरुआत में शाहनवाज जी आपसे। शाहनवाज जी, क्या आपको ये लग रहा है कि आने वाला बिहार का जो इलेक्शन है वो, क्या आपको लगता है वक्फ को सेंटर में रख कर ही लड़ा जाना है? और पूरी तरीके से बिहार का एक इलेक्शन ऐसा हमने देखा है कि हिंदी पट्टी का राज्य होने के बाद भी वहां कम्युनल इलेक्शन नहीं होता है, वहां पर जातियों के आधार पर होता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जैसे तमाम राज्यों में बीजेपी ने किया, वैसे ही अब बिहार में उससे कहीं ज्यादा होने जा रहा है, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है? बिल्कुल। अब तो मतलब ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अब बैकफुट पर हैं। ललन सिंह को उन्होंने आगे कर दिया है और ललन सिंह अपने आप को भाजपा से करीबी मतलब एडजस्टमेंट पा रहे हैं। तो अब ये चुनाव, इस चुनाव में मुझे बिहार चुनाव की बात करें तो उसमें जदयू पूरी तरह से मुझे बाहर अब नजर आ रही है। जी, जेडीयू पूरी तरीके से बाहर नजर आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया। और हाँ, तो ये लग ही रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर भी इसको, जो रही सही कसर थी, वो भी पूरी तरीके से खत्म की जा रही है। आपको क्या लग रहा है रविंद्र जी, आने वाला चुनाव, क्योंकि बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, क्या नहीं, आपको लग रहा है कि ये देखिए पूरी आप अब देखिए दिखती है मित्रा जी, जेडीयू को फिनिश करने की? ये बिलाल भाई और हम तो 2 दशक हो गए, और अनिल जी को तो मेरे ख्याल से हमसे 2 गुना टाइम हो गया होगा पार्लियामेंट कवर करते। हमको भी 2 दशक तो हो चले अब। लेकिन ये बताइए, जब हाउस में बिल डिस्कस हो रहा है, एक सदन में हुआ, दूसरे में हुआ, कैबिनेट ने पारित किया, और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोल रहे हैं इसको, जो कि ज्वाइंट कमेटी है। ज्वाइंट कमेटी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जेपीसी नहीं थी, ज्वाइंट कमेटी थी। एनीवेज, तो इतने दिन तक तो एनडीए में जेडीयू का कोई मुस्लिम नेता बोला नहीं। बिल पारित होने के बाद ये लोग आ रहे हैं भाई, एक ऐसा इनको आज ही पता लगा क्या इस बात पे ये बिल पारित हो रहा है? इसके पहले कहां थे? कितनी बार डेलीगेशन लेके अपने अध्यक्ष के पास ये लोग गए, कितनी बार इन्होंने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही कि भाई ये बिल गलत है और मुसलमान के खिलाफ है। ये सब स्टेज्ड है, ये बस थोड़ा सा अपनी तरफ किसी तरीके से माहौल बना दें। और मुझे तो लगता है कि अगर ये जेडीयू में और चिराग पासवान की पार्टीज में से थोड़े बहुत अगर मुसलमान इस तरह के दिख जाएंगे जो मुस्लिम हक की बात करते हो, तो इन सबको मिलाकर बीजेपी को नई पार्टी खड़ी करवा देगी, ताकि कम से कम थोड़ा वोट तो मुसलमानों को ले लें। जेडीयू को तो मिलना नहीं है कुछ, चिराग को मिलना नहीं है, तो कम से कम थोड़ा बहुत वोट इन्हीं को मिल जाए। ये कुछ नहीं है, ड्रामा है। ऐसा कहां होता है कि जी सारे विश्व को पता है कि भैया वक्फ बिल आने वाला है और जेडीयू वाले मुसलमानों को पता ही नहीं है? ये थोड़ी होता है, सबको पता है क्या होने वाला है। ये स्टेज्ड है, सब प्लानिंग के तहत किया गया है। और ये थोड़े थोड़े उधर से 10-20 मुसलमान नेता उधर से आ जाएंगे चिराग की पार्टी से, 10-20 इधर से आ जाएंगे जेडीयू की, और इनको कुछ फंडिंग करके नई पार्टी बना देंगे और 2-4-5% का वोट का नुकसान कर देंगे मुसलमान का ले जाके। मुझे लगता है ये सारी कैलकुलेशन कर ली गई होगी और उसी के तहत मुझे बीच में टोकना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें 2-4% इधर उधर होने वाले नहीं है लोग, क्योंकि मैं तो बुशरा जी जान रही है, मैं प्रो कांग्रेसी नहीं रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो और मेरा पिछला भी आप देखेंगे, और मैं 90 के दशक से मैं भी जर्नलिज्म में हूँ, विदेश में रहा हूँ, सारी चीजों को कवरेज भी करता है सारे अपनी जगह। लेकिन पॉलिटिकल जो मैं व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं किया था मैंने। नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2-4% आप जो 2-4 कर रहे हैं, बस सामान्य जो अपने जैसे थोड़ी बहुत बुद्धि है उसके हिसाब से। नहीं, आप नहीं, मेरे बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ आपने जो कहा कि 2-4% जो इधर उधर हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता है ये। हाँ, कुछ लोग इंडिविजुअल होंगे, कुछ इंडिविजुअल लोग होंगे, जैसा कि अनिल जी ने कहा, कुछ इंडिविजुअल लोग होंगे जिनको कुछ पद चाहिए होगा, कोई बोर्ड निगम या इस टाइप का मंत्रालय, वो इंडिविजुअल मुस्लिम होंगे। अब ये मुद्दा ऐसा है कि कोई भी मुसलमान इनके साथ नहीं खड़ा होगा, ये निश्चित है। पर ये एक भी देखिए, कोई भी पार्टी हो, एक भी मुसलमान जो जिसके पास कोई पद है उसने एक भी इस्तीफा नहीं दिया है। वो बलियाबी जो है 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं, बोले एक बार, अब खामोश हो गए। बाकी जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी बोर्ड में हो, किसी कमेटी में हो, एक व्यक्ति छोड़ के नहीं आया अभी तक। सारे वो लोग हैं जिनके पास कुछ है नहीं। ठीक है, बिल्कुल। आपने बहुत क्विकली, बिलाल साहब आपका लास्ट कमेंट, और फिर अनिल जी आपका लास्ट कमेंट। क्या कोई उम्मीद आपको दिखती है? क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट आखिरी रास्ता, उससे कोई आपको उम्मीद लगती है? या अब आपको लगता है ये, जैसे अनिल जी ने कहा
कि ये दरअसल जिला में उस तरह के क्योस जो है वो क्रिएट किए जाएंगे और ये सिर्फ वक्त पास किया गया है, लेकिन अभी असली खेल जो जमीन पर होना है वो तो बाकी है। देखिए, मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक नो डाउट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है ये इशू, और बहुत सारे राइट्स जो हैं उनके अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो एक रास्ता है, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन लार्जर लेवल पे एक पॉलिटिकल इशू है बुशरा साहब भाई, और पॉलिटिकल इशू को एक पॉलिटिकल लाइन पे ही लड़ने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि माइनॉरिटीज आरजेडी, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी का तो बायकॉट करेगी, लेकिन जो अपनी कम्युनिटी के ब्लैक शीप्स हैं उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। जो अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इनमें घुसे हुए हैं और जो धोखा दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, वो जो उन पार्टी ने जो स्टैंड लिया वो तो है ही। हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनके माध्यम से ये हमारी कम्युनिटी को धोखा देते हैं, इनको आगे रख के कम्युनिटी को, उनका भी बायकॉट करना चाहिए, सामाजिक बायकॉट इस इशू पर। और ये इशू बायकॉट करना, इस इशू पर डिजर्व भी करते हैं ये लोग। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी बायकॉट करना चाहिए सामाजिक स्तर पर। जी बिल्कुल। और ये बात ये भी है कि इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि आप वक्फ की जब आप बात करते हैं, जो सो कॉल उलमा हैं अभी फिलहाल जो सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं, सवाल अब लोग ये पूछ रहे हैं, जब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही थी, जब घर बुलडोज अभी किए जा रहे हैं या दूसरी तरीके से उनके ऊपर जुल्म होता है, तब इतने बड़े पैमाने पर क्यों नहीं आते। अब जब बात उन पर आ गई है तो अब इस तरह से आया जा रहा है। और कभी भी वक्फ की को लेकर इन उलेमाओं ने मुसलमानों को अपने साथ या पर्सनली या जज्बाती तौर पर नहीं जोड़ा। तो हम जो सीए एनआरसी पर जो हमने बड़ा प्रोटेस्ट देखा था, उस तरह का प्रोटेस्ट वक्त पर होगा इसकी उम्मीद भी नहीं लगती है। लास्ट कमेंट अनिल जी आपका, आगे कैसे जाते हुए इसको आप देख रहे हैं क्विकली? नहीं, वो देखिए उसमें प्रॉब्लम है। देखिए उलेमाओं को आप कुछ कह नहीं सकते। देखिए ये तो प्रॉब्लम कोई भी मतलब हर एक जो रिलीजन बेस्ड जो भी पॉलिटिक्स है या जो भी इंटरेक्शन मतलब जो भी एक्टिविटीज उसमें वो उनके सामने कठिनाई भी है। उनके सामने कठिनाई ये है क्या कि उनको मिल कर ही चलना पड़ता है गवर्नमेंट से। वो करेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उलेमाओं की हैसियत कम है और उनका सुनने वाला नहीं है। मुसलमानों में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको भी पता है, सबको मालूम है कि अभी भी मस्जिद जो है वहाँ पर जो और या जो बाकी तकरीरें होती हैं, उस तकरीर का असर जो है जो सबसे कम पढ़ा लिखा कौम है, उसमें मुसलमानों को अभी बहुत आगे ले जाना था 75 साल में। इसमें कांग्रेस और जो क्या कहते हैं मुस्लिम लीडरशिप है उसको जमकर गालियां दीजिए, क्योंकि उनको जो उनके लिए जो करना था, उस सच्चर कमेटी ने उनको एक्सपोज किया है कि बस, उसके अलावा नहीं। उनको बताइए कि उनको नहीं किया, वो डिबेट नहीं होने दिया जो डिबेट वहाँ चलना चाहिए था पार्टीशन के बाद। वो जो मौलाना आज़ाद जिस डिबेट को छोड़कर गए थे, उस डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दिया मुस्लिम लीडरशिप ने। उसको जो है फखरुद्दीन अली अहमद टाइप का ही लीडरशिप मिला, जो कि कुछ नहीं था। ये लोग असल में जो चाहिए था लीडरशिप जो चाहिए थी, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, वहाँ मैमसी छागला हुए, अलग अलग बहुत सारे लीडरशिप थी उसकी, जो बहुत बड़ी लीडरशिप थी। उस लीडरशिप को मार्जिनलाइज करके रखा इन लोगों ने। उनके पास ऐसा नहीं था कि उनके पास लीडर्स नहीं थे, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला उलझे रह गए, उनको उलझा कर रखा लोगों ने कि वो कश्मीर के नेता नहीं थे। उनका इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा वो बहुत क्रूशियल रोल अदा किया है फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन इंडियन जिन्ना के खिलाफ। तो वो जो है ऐसी जो लीडरशिप थी जो एंटी जो है मतलब जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी, उसकी लीगेसी को आगे नहीं बढ़ाया कांग्रेस ने उस तरीके से जिस तरह बढ़ाना था। उलेमाओं के साथ भी ये हुआ। उनको लगा क्या कि अब जो है सो मामला ठीक है, अब किसी तरह अपना इसको वर्चस्व होना है। बहुत मुस्लिम जो बाबरी मस्जिद के बाद हमको याद है कि मुसलमानों के बीच में काफी चर्निंग हुई थी इंटेलिजेंसिया के बीच में कि मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या। वो भी संयोग से समाजवादी पार्टी और ऐसी पार्टियों ने उसकी जो ऐसी लीडरशिप थी उसको आगे आने नहीं दिया। वो भी लाया अबू आसिम आजमी टाइप के लोगों को। अरे अभी अब बताइए कि अभी इससे मोहम्मद सलीम से ज्यादा पढ़ा लिखा नेता कोई है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बाद वो उसका नेता नहीं है मुसलमानों का। वो मुसलमान उसका नेता ये अबू आसिम आजमी टाइप का है। तो मुसलमानों को भी ये तय करना पड़ेगा कि ये जो फ्रॉड और फेक लीडरशिप है, जो कि उनको धर्म के नाम पर उनको सिर्फ अपनी रोटियां सेकता है, जो
उसको हटाना पड़ेगा। उनके पास लोग बिल्कुल। नहीं है, ऐसा नहीं। उनके पास भी जावेद अख्तर जैसे लोग हैं। मुसलमान का मतलब ये थोड़े है कि जो नमाजी हो वही मुसलमान है। मुसलमान का मतलब जैसे हम हिंदू हैं, नहीं पूजा करते हैं, वैसे उसी तो तरह से वहां भी जावेद मुसलमान है। अख्तर तो अनिल जी, जावेद अख्तर तो एथीस्ट हैं। हाँ, उन्होंने तो तो वो हम लिखते भी हैं है कि वैसे हमारे ही हिंदू तो एथिस्ट है। एथीस्ट है, वो तो तो मुसलमान जन्म है ही हुआ नहीं। हमारा नहीं नहीं, हमारा हिंदू में जन्म हुआ, और ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। जब जन्म के आधार जी पर ही जी धर्म तय कर रहे हो, तो उसके बाद तो उनका भी जन्म के आधार पर ही धर्म तय होगा ना। तो ऐसे जो बिल्कुल जहनी मुसलमान हैं, उनको आगे आना लीडरशिप में, ये ओवैसी टाइप का है, वो है पढ़ा लिखा, लेकिन वो जिन्ना टाइप है। उसका उसको विरोध करिए। मैं आपको पहले से वार्न करता हूँ, इसीलिए कि ये जो लीडरशिप रहेगी तो बीजेपी अभी 100 साल तक रहेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। क्योंकि ये जो मुसलमान को मुसलमान कह के कहता है, मुसलमान को एक जी नागरिक के रूप में उसको आप जो है किनारे कर रहे हैं। ये लड़ाई है हमारी लड़ाई ये है कि बिल्कुल मुसलमान को आप क्या कर रहे हैं। आप उसकी लिंचिंग कर रहे हो, आप उसको क्या कहते हैं मार्जिनलाइज कर रहे हो हर एक चीज पर। उसके ये धर्म में भी दखल दे रहे हो, तलाक मतलब डेमोनाइज कर रहे हो उसको, क्या कहते हैं रोजगार उसका छीन रहे हो। कहता है कांवड़िया को नहीं बेचेगा, उसका क्या लव जिहाद छूट जिहाद। मार्जिन मुसलमानों को अलग करो, ये मुसलमानों को अलग करो कि जहाँ ये पॉलिटिक्स चल रही है उसमें मुसलमान मुसलमान चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि एक नागरिक के रूप में, एक जो है सो सामुदायिक संपत्ति के रूप में वक्त जो है वो क्या उनके हाथ में हमको दे देना है? नहीं देना है। हमको हमारी जैसे मठ की बिल्कुल संपत्ति को भी आजाद करना है, कराना है, दोनों वेस्टेड इंटरेस्ट से। न इसको कॉर्पोरेट के पास जाने देना है, न इनको कॉर्पोरेट के पास जाने देना है। और मठी लोगों को भी बेदखल करना है। वो लोगों की बिल्कुल संपत्ति है, रोकना पड़ उनके रहा है मुझे आस्था आपको का है, अनिल जी। उनको होना चाहिए। जी जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विचार और सोच विचार करने की जरूरत है। ये मामला सिर्फ अभी खुला है, अभी बंद होने में होगा या नहीं ये तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन अब इस पर कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी ये जरूर देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, शाहनवाज जी आपका, और बिलाल साहब आपका, अनिल जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।